इस कहानी के पिछले एपिसोड को आप हमारे चैनल पे विजिट करके सुन सकते हैं। अभीर जैसे ही देवांशी की साइड से निकलता है, देवांशी डर कर कांपने लगती है। देवांशी को इस तरह खुद से डरता देख अभीर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो देवांशी से कुछ नहीं कहता है। देवांशी भी अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करने के बाद वापस अपने रूम में चली जाती है। अब सिर्फ आयशा ही डाइनिंग टेबल पर मौजूद थी। आयशा भी अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करके अपने रूम में चली जाती है। देवांशी को अपने रूम में रहते हुए दिन के 12 बज जाते हैं। देवांशी अपने कमरे में सोफे पर बैठी हुई थी। तभी कोई देवांशी के कमरे का दरवाजा नॉक करते हैं। देवांशी सोफे से खड़ी होकर जाकर दरवाजा ओपन करती है। दरवाजे के बाहर आयशा खड़ी थी। आयशा देवांशी से कहती है, भाभी कहीं मैंने आपको परेशान तो नहीं करा ना? देवांशी अपना सर हिलाते हुए मना करती है। आयशा चेहरे पर एक स्माइल के साथ कहती है, भाभी मैं क्या सोच रही थी, घर पर हम तो बोर हो रहे थे तो मैंने सोचा क्यों ना हम रुद्र के ऑफिस चले। तो क्या आप भी मेरे साथ चलना चाहती है? ऑफिस सुन देवांशी के दिमाग में सबसे पहली छवि अभीर की आती है। साथ ही देवांशी को अभीर का सुबह का बिहेवियर भी याद आता है। अभीर को याद कर देवांशी अपना सर नामे हिलाकर आयशा को मना करने लगती है। पर क्यों भाभी, आप यहाँ पर क्या करोगी, चलो ना। इसके साथ ही आप अभीर का ऑफिस भी देख लेना। आयशा दीवानसी को इंसिस्ट करते हुए कहती है, लेकिन दीवानसी बार बार आयशा को मना कर रही थी। अभीर के डर से दीवानसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो आयशा को हाँ कर सके। दीवानसी की बार बार मना करती देख आयशा दीवानसी का हाथ पकड़ उसे अपने साथ ले जाते हुए कहती है, चलो ना भाभी, मैं आपको वादा करती हूँ आपको बहुत मजा आएगा। आयशा दीवानसी को अपने साथ विला से बाहर ले जाती है। उनके बाहर आते ही एक कार उनके सामने आकर रुकती है। आयशा और दीवानसी उस कार में बैठ जाते हैं। उनके बैठते ही वो कार वहां से चल देती है। कुछ ही समय में उनकी कार एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के बाहर आकर रुकती है। उस बिल्डिंग के ऊपर बड़े-बड़े अक्षरों में लिखा था, ओबरॉय ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। देवांशी तो लगातार अपनी चारों तरफ देख रही थी। उसकी शादी के बाद आज वो पहली बार इस मेंशन से बाहर निकली थी। वही अपने सामने आसमान छूती बिल्डिंग देख देवांशी बड़े गौर से उसे देख रही थी। ओबरॉय परिवार बहुत से बिजनेस करती थी, जैसे कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट और बहुत सारे। ये उन सभी कंपनीज की हेड थी। ड्राइवर गाड़ी को सीधे बिल्डिंग के अंडरग्राउंड पार्किंग में ले जाता है। देवांशी और आयशा कार से बाहर निकलते हैं। आयशा देवांशी का हाथ पकड़ उसे प्राइवेट लिफ्ट एरिया की तरफ ले जाती है। ये प्राइवेट लिफ्ट सिर्फ कंपनी के प्रेसिडेंट और कुछ खास लोगों के लिए ही थी। आयशा और देवांशी उस लिफ्ट में एंटर करते हैं। आयशा 45 फ्लोर का बटन प्रेस करती है। ये इस बिल्डिंग का टॉप फ्लोर था, जहाँ पर सिर्फ अभीर, रुद्र और रियांश के ही कैबिन मौजूद थे। कुछ ही समय में उनकी लिफ्ट 45 फ्लोर पर आकर रुकती है। वो दोनों लिफ्ट से बाहर निकलती है। आयशा दीवानसी को अभीर की कैबिन का रास्ता बताकर वहां से रुद्र की कैबिन की तरफ निकल जाती है। दीवानसी की अब भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अभीर के कैबिन में जाए। वो एक जगह पर ही खड़ी होकर इस बारे में सोच रही थी कि उसे अंदर जाना चाहिए या नहीं। दूसरी तरफ रुद्र अपनी कैबिन में काम कर रहा था। उसका पूरा ध्यान अपनी फाइल में था। तभी कोई बिना नॉक किए कैबिन में एंटर करता है। इस तरह किसी के बिना नॉक के एंटर करने के कारण रुद्र गुस्से में अपना सर उठाकर सामने देखता है, लेकिन सामने वाले पर्सन को देख रुद्र के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। इस समय दरवाजे पर कोई और नहीं, आयशा थी। आयशा भी एक स्माइल के साथ चलते हुए आकर सीधे ही रुद्र की गोद में बैठ जाती है। रुद्र भी आयशा को उसकी कमर से होल्ड कर लेता है। रुद्र आयशा के होठों पर एक लाइट किस करते हुए कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? रुद्र के सवाल पर आयशा मुंह बनाते हुए कहती है, क्यों, अब मैं क्या अपने हस्बैंड के ऑफिस भी नहीं आ सकती? क्यों नहीं, तुम बिल्कुल आ सकती हो। आयशा अपने फेस को रुद्र के सीने पर रखते हुए क्यूट चेहरा बनाकर कहती है, रुद्र तुम्हें पता है मैं घर पर कितना बोर हो चुकी थी, पर तुम्हें तो मेरी चिंता ही नहीं है। रुद्र आयशा की नाक को पिंच करते हुए कहता है, तुम्हें किसने कहा कि मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है? और मुझे दर्द हो रहा है, जाओ मैं तुमसे बात नहीं करती। आयशा अपनी नाक को सहलाते हुए कहती है। साथ ही वो रुद्र की गोद से उतरने की कोशिश कर रही थी। रुद्र आयशा की कमर पर अपनी पकड़ को टाइट करते हुए कहता है, लगता है मेरी वाइफ नाराज है। आयशा अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए कहती है, हाँ, और मैं इतनी आसानी से नहीं मानने वाली। आयशा और रुद्र एक दूसरे से इसी तरह बात करते रहते। देवांशी अभी भी वहीं खड़ी थी जहां पर आयशा उसे छोड़कर गई थी। देवांशी अभी भी अपने मन में सोच रही थी कि उसे अभीर की कैबिन में जाना चाहिए या नहीं। तभी देवांशी के कानों में किसी के हील की टक टक की आवाज सुनाई देती है। देवांशी अपना चेहरा आवाज वाली दिशा में घुमाकर देखती है। दूसरी तरफ से एक लड़की जिसने स्कर्ट और शॉर्ट पहना हुआ था, साथ ही चेहरे पर मेकअप, वो अपनी हिल से आवाज करते हुए देवांशी की तरफ ही बढ़ रही थी। उस लड़की की नजर जैसे ही देवांशी पर जाती है, उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। वो लड़की अच्छी तरह से देवांशी को ऑब्जर्व कर रही थी। देवांशी ने इस समय एक सिंपल सा सूट पहन रखा था, साथ ही पैरों में चप्पल, और चेहरे पर बिना मेकअप के भी देवांशी बहुत सुंदर लग रही थी। वो लड़की देवांशी के पहनावे को देख उसकी बेइज्जती करते हुए कहती है, तुम यहाँ पर ऊपर कैसे आई? पक्का चोरी से आई होगी, वरना तुम्हारी तो इतनी औकात ही नहीं है कि तुम बिल्डिंग के अंदर भी आ पाओ। तुम जरूर यहाँ कुछ चुराने आई होगी, रुको, तुम्हें अभी बताती हूँ। वो लड़की बस देवांशी को सुनाए जा रही थी, क्योंकि उसे देवांशी से जलन हो रही थी। देवांशी बिना मेकअप के भी उसे कई गुना ज्यादा सुंदर लग रही थी। वो लड़की देवांशी का हाथ पकड़
उसे खींचने की कोशिश करती है तो देवांशी अपने बचाव में उसके हाथ को झटक देती है। हाई हील के कारण वो लड़की अपना बैलेंस नहीं बना पाती और नीचे गिर जाती है। नीचे गिरने की वजह से वो लड़की गुस्से में खड़ी होती है, तुम 2 कौड़ी की लड़की, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे धक्का दिया, तुम्हारी तो। मैं वो देवांशी की गाल पर एक जोरदार थप्पड़ लगाती है जिसके कारण देवांशी का चेहरा एक तरफ झुक जाता है। साथ ही वो अपने गाल पर हाथ रख लेती है, तभी उसे अपने पीछे से एक दमदार आवाज सुनाई देती है, यहाँ क्या हो रहा है। वो लड़की दोबारा से देवांशी का हाथ पकड़ उसे खींचने लगती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे धक्का दिया, तुम्हारी तो। देवांशी के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ लगाती है जिसके कारण देवांशी का चेहरा एक तरफ झुक जाता है। साथ ही वो अपने गाल पर हाथ रख लेती है। वो लड़की दोबारा से देवांशी का हाथ पकड़ उसे खींचने वाली होती है, तभी उसे अपने पीछे से एक दमदार आवाज सुनाई देती है, ये क्या हो रहा है। वो लड़की और देवांशी उस तरफ देखते हैं। इस समय वहां पर रियांश खड़ा था। रियांश चलते हुए देवांशी के पास आता है। रियांश उस लड़की को देख गुस्से से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन्हें हाथ लगाने की। रियांश को इतने गुस्से में देख वो लड़की अपना बचाव करते हुए कहती है, नहीं सर, आपको कोई गलत फहमी हुई, जरा एक बार इस लड़की के कपड़े को तो देखिए, ये लड़की यहाँ चोरी कर रही थी तो मैं इसे पकड़कर गार्ड के हवाले करने वाली थी। उस लड़की की बात सुनकर देवांशी अपना सर जल्दी से ना में हिलाते हुए रियांश से कहती है, नहीं, मैंने कोई चोरी नहीं की है। रियांश उस लड़की से कहता है, तुम्हें पता भी है तुम किससे किस तरह से बात कर रही हो। रियांश के आखिरी सब सुनकर उस लड़की की बॉडी डर से कांपने लगी थी। उसका दिमाग उसे इस बात को मानने नहीं दे रहा था कि ये चीप लड़की उनकी लेडी बॉस है, लेकिन वो ये भी जानती थी रियांश जो कह रहा है वो भी झूठ नहीं हो सकता। अब भी निकलो यहाँ से, तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगा। रियांश की धमकी सुन वो लड़की एक भी पल वहां नहीं रुकती। उस लड़की की जाने के बाद रियांश एक स्माइल के साथ देवांशी से कहता है, भाभी आप यहाँ कैसे, और आपने उस लड़की को कुछ कहा क्यों नहीं। वो मैं आयशा के साथ आई थी। देवांशी अपना सर झुकाए हुए रियांश से कहती है, भाभी आप यहाँ क्यों खड़ी हो, चलो मैं आपको अभीर के कैबिन तक ले चलता हूँ। रियांश जिस तरफ अभीर का कैबिन था उस तरफ चलने लगता है। देवांशी के पास अब कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो भी रियांश के पीछे पीछे चलने लगती है। रियांश अबीर के कैबिन का दरवाजा नॉक करता है तो अंदर से अबीर की भारी आवाज आती है, कम इन। रियांश देवांशी से कहता है, भाभी आप अंदर जाइए, मुझे कुछ जरूरी काम है इसलिए मुझे जाना होगा। ओके बाय। रियांश देवांशी को बाय कहकर वहां से चला जाता है। देवांशी हिम्मत करके कैबिन का दरवाजा खोल के कैबिन के अंदर एंटर कर जाती है। कैबिन के अंदर एंटर करने के बाद देवांशी डोर के पास ही खड़ी हो जाती है। देवांशी अपने सामने लैपटॉप में काम कर रहे अभीर को देखती है तो वहीं अपना सर झुकाकर खड़ी हो जाती है। देवांशी थोड़ी थोड़ी देर में अपना सर उठाकर अभीर को देख रही थी। बहुत देर तक देवांशी को देखने के बाद अभीर अपनी चेयर से खड़ा होकर देवांशी की तरफ चलने लगता है। अभीर को अपनी तरफ आता देख देवांशी अपने सूट को अपनी मुट्ठी में पकड़ लेती है। अभीर देवांशी की एक तरफ अपना राइट हैंड देवांशी की तरफ आगे बढ़ाता है। अपनी तरफ अभीर का हाथ बढ़ता देख देवांशी को सुबह वाला हादसा याद आ जाता है। सुबह अभीर के किए हुए बिहेवियर को याद कर देवांशी का शरीर एक बार फिर से कांपने लगता है। देवांशी को इस तरह कांपता देख अभीर को भी अपना सुबह किया हुआ बिहेवियर याद आ जाता है। देवांशी को अपने आप से इस तरह डरता देख अभीर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। अभीर देवांशी से माफी मांगना चाहता था लेकिन अभीर का ईगो अभीर को ये करने नहीं दे रहा था। अबीर अपने हाथ को वापस अपने पैंट के पॉकेट में रखते हुए अपनी आवाज को थोड़ा नॉर्मल करते हुए देवांशी से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो। लेकिन अबीर की आवाज अभी भी बहुत कठोर थी। अबीर की कठोर आवाज सुन देवांशी डरते हुए कहती है, ओ हम यहाँ खुद नहीं आए, ओ हमें आयशा अपने साथ लेकर आई थी। हम आपको परेशान नहीं करना चाहते, अगर आप कहेंगे तो हम यहाँ से चले जाएंगे, कसम से। कहते हुए देवांशी ने अपनी 2 उंगलियों से गले को पिंच कर लिया। ऐसा करते हुए देवांशी बहुत क्यूट लग रही थी जिसे देख अबीर के चेहरे पर भी ना दिखने वाली स्माइल आ जाती है। देवांशी कैबिन से बाहर जाने के लिए घूमती है तभी अबीर अपनी भारी आवाज में कहता है, शांति से अंदर सोफे पर बैठ जाओ। ठीक है। देवांशी जाकर शांति से सोफे पर बैठ जाती है। अबीर भी अपनी चेयर पर बैठ वापस से अपना काम करने लगता है लेकिन इस बार देवांशी को देख रहा था। देवांशी अपनी आंखों में चमक लिए अबीर की कैबिन को देख रही थी। अबीर का कैबिन बहुत बड़ा और सुंदर था। कुछ समय तक देवांशी अबीर की कैबिन को देखती रहती है लेकिन जल्द ही वो इससे बोर हो जाती है। पर वो डर के कारण अबीर से कुछ नहीं कह पाती। अबीर जो बहुत देर से देवांशी को ऑब्जर्व कर रहा था उसे महसूस हो जाता है देवांशी बोर हो रही है। देवांशी की नजर सामने टेबल पर रखी किताब पर जाती है। देवांशी वो किताब उठाकर पढ़ने लगती है। किताब पढ़ते समय देवांशी के चेहरे के एक्सप्रेशन बार बार बदल रहे थे जिन्हें अबीर भी नोटिस कर रहा था। देवांशी को किताब पढ़ने में पूरी तरह खोया देख अबीर किसी को फोन कर कुछ इंस्ट्रक्शन देता है। रियांश का कैबिन। रियांश अपने कैबिन में थोड़ी देर में होने वाली मीटिंग की तैयारियों को देख रहा था तभी कोई रियांश के कैबिन में एंटर करता है। ये कोई और नहीं मिहिर था। मिहिर आकर सीधा सोफे पर बैठते हुए कहता है, और कैसा है आजकल। तो तू और अबीर बहुत बिजी हो। हाँ वो सब तो ठीक है पर तू ये बता तू क्यों आया है। रियांश बिना मिहिर की तरफ देखे पूछता है, भाई तू पूछ मत, अपनी जान बचाकर आया हूँ। आज फिर से मेरे पीछे वो पड़ गई थी। कौन हो। महक।
रियांश फाइल से अपना चेहरा निकाल मिहिर की तरफ देखता है। अच्छा, और वो अब तुझे कहाँ मिल गई थी? रियांश फाइल एक तरफ देखते हुए पूछता है। मिहिर बताना शुरू करता है। वो मैं कैफे में एक डेट पर गया था। फ्लैशबैक। मिहिर कैफे में एक लड़की के साथ बैठा बात कर रहा था। मिहिर और वो लड़की आपस में बात कर ही रहे थे। तभी मिहिर के पीछे से एक लड़की की मीठी आवाज आती है। मिहिर मिहिर पीछे पलट कर देखता है तो उसके पीछे से एक लड़की, जिसने लेंथ वन पीस पहना हुआ था, चेहरे पर मेकअप, काली बाल, पैरों में हाई हील, हाथ में पर्स लिए मिहिर की तरफ ही चली आ रही थी। ये है महक सूर्यवंशी। ये मिहिर के पीछे पागल है। मिहिर जैसे ही महक को देख अपने मन में कहता है, ओ सिट, यहाँ पर क्या कर रही है? महक मिहिर के पास आकर चेहरे पर स्माइल के साथ कहती है, हाय मिहिर, तुम यहाँ, और ये लड़की कौन है? महक उस लड़की को पॉइंट करते हुए पूछती है, जो मिहिर के साथ बैठी थी। ये मेरी दोस्त है, टीना। मिहिर, मुझे लगता है तुम बिजी हो तो मैं चलती हूँ। टीना मिहिर को बाय बोल चली जाती है। जाते हुए टीना महक को और महक टीना को घूर रहे थे। महक मिहिर के सामने बैठते हुए कहती है, मिहिर, मैं कह रही थी, आई एम सॉरी महक, लेकिन मुझे एक अर्जेंट काम है तो मुझे जाना होगा। मिहिर जल्दी से अपनी चेयर से खड़ा होकर कैफे से निकल जाता है। महक सिर्फ मिहिर को जाते हुए देखती रह जाती है। फ्लैश बैक एंड। अच्छा, तो ये हुआ था। वैसे मिहिर, महक इतनी बुरी भी नहीं दिखती। तू उसे अपनी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बना लेता? उस बेचारी की भी इच्छा पूरी हो जाएगी। रियांश चेहरे पर एक शरारती स्माइल के साथ कहता है, तू पागल हो गया है? वो कितनी चिपकू है, बचपन से मेरे पीछे पड़ी हुई है। मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो मेरी टाइप की नहीं है। अच्छा, तो कौन है तेरे टाइप की? तो हर दिन एक नई लड़की को डेट करता है। रियांश मिहिर को ताना मारते हुए कहता है। मिहिर अजीब तरह से हंसते हुए कहता है, अरे वो तो मैं सिर्फ फन के लिए करता हूँ, वरना तू तो जानता है ना मैं कितना शरीफ हूँ। मैंने आज तक किसी लड़की के साथ किससे ज्यादा कुछ नहीं किया। हाँ हाँ, मुझे पता है तू कितना शरीफ है। रियांश, वैसे अभीर कहाँ है? मिहिर बात को बदलते हुए कहता है, ऑफिस में है। क्या वो ऑफिस में है? रियांश वापस से फाइल में देखते हुए कहता है, अबीर इस समय ऑफिस में है, भाभी के साथ। क्या अबीर भाभी के साथ है? और ये कब हुआ? अच्छा, अब ठीक है, तू यहीं बैठ, एक मीटिंग है तो मैं जा रहा हूँ। रियांश फाइल उठाते हुए चेयर से खड़ा होकर कैबिन से बाहर निकल जाता है। मीटिंग रूम में अभी रुद्र और रियांश मीटिंग रूम में मौजूद थे। कुछ ही देर में उनकी मीटिंग खत्म हो जाती है। धीरे धीरे सभी लोग मीटिंग रूम से चले जाते हैं। इस समय मीटिंग रूम में सिर्फ अभी रुद्र और रियांश ही थे। अबीर भी अपनी चेयर से खड़ा होकर बाहर जाने लगता है। रियांश भी अबीर के पीछे ही बाहर निकल जाता है। अबीर आगे चलते हुए रियान से कहता है, मैंने जो कहा था वो हो गया? रियान चलते हुए जवाब देता है, हाँ, उस लड़की को जॉब से निकलवा दिया है। अब उसे कहीं जॉब नहीं मिलेगा, उसका करियर खत्म है। ओके, अबीर बिना किसी इमोशन के जवाब देता है। अबीर जब अपने ऑफिस में देवांशी के साथ था, उसने किसी और को नहीं, रियांश को ही फोन किया था, क्योंकि अबीर ने देवांशी के गालों पर थप्पड़ के निशान देख लिए थे और अबीर के ऑर्डर पर ही रियांश ने उस लड़की को जॉब से निकलवा दिया था जिसने देवांशी को थप्पड़ मारा था। रियांश चलते हुए अचानक रुक जाता है। अबीर को जब महसूस होता है रियांश उसके पीछे नहीं आ रहा, तो अबीर पलट कर रियांश को देख अपनी एक आईब्रो ऊपर उठाता है। रियांश अबीर को देखते हुए कहता है, अबीर तूने ये सब क्यों किया? मेरा मतलब, तुमने एम्प्लॉय को सजा क्यों दी? क्योंकि उसने भाभी पर हाथ उठाया इसीलिए, या फिर कोई और वजह है? अबीर, भाभी इस कंपनी के ओनर की वाइफ होने के बावजूद उस लड़की ने उन पर हाथ उठाया क्योंकि तुमने भाभी को उनका हक नहीं दिया है। अबीर, तुमने कभी भाभी को गौर से देखा है? तुमने देखा है भाभी हमेशा कितनी डरी हुई रहती है, और इसका कारण हो तुम। मैं सिर्फ तुमसे इतना ही कहूंगा। लेकिन अबीर रियांश की बातों का कोई जवाब दिए बिना ही सीधे अपने कैबिन की तरफ चला जाता है। अबीर को कोई भी रिएक्शन न देता देख रियांश भी अपना सर नामे हिला देता है। अबीर जब अपने कैबिन में एंटर करता है तो उसकी नजर सबसे पहले सोफे पर जाती है जहां दीवानसी सो रही थी। खुली हुई किताब अभी भी दीवानसी के ऊपर ही थी। इसका मतलब था कि किताब पढ़ते हुए दीवानसी की आंख लग गई थी। सोते हुए दीवानसी और भी ज्यादा क्यूट लग रही थी। अभी डोर के पास ही खड़ा होकर दीवानसी को बहुत देर तक देखता रहता है। अब धीरे धीरे दीवानसी के पास आकर दीवानसी की गाल को देखता है जिस पर अभी भी उंगलियों के निशान थे। अभी दीवानसी के हाथ से किताब लेकर उसके सामने टेबल पर रख देता है। अबीर अपने कैबिन में ही बने अटैच बेडरूम में से मेडिकल किट में से एंटीसेप्टिक क्रीम लेकर आता है। अबीर आकर दीवानसी के पास घुटनों के बल बैठ जाता है। अबीर अपनी उंगली पर थोड़ी सी क्रीम लेकर दीवानसी के गाल पर थप्पड़ के निशान पर उस पर लगाने लगता है। क्रीम की दीवानसी के गालों को छूते ही दीवानसी के मुंह से एक आह निकल जाती है। दीवानसी की आवाज सुन अबीर अपने हाथ को तुरंत दीवानसी के गालों से हटा लेता है। कुछ देर रुकने के बाद अबीर फिर से दीवानसी के गालों पर क्रीम लगाता है, लेकिन इस बार वो ये बहुत ही सावधानी और केयर से कर रहा था। साथ ही वो दीवानसी के गालों पर हल्के हल्के फूंक भी मार रहा था ताकि दीवानसी को कम दर्द हो। दीवानसी के गाल पर दवाई लगाने के बाद अबीर कुछ देर तक दीवानसी के सुंदर चेहरे को देखता है जो हमेशा की तरह मासूम थी। अबीर खड़ा होकर दीवानसी को पूरी तरह देखता है। अबीर आज पहली बार दीवानसी के कपड़ों को नोटिस करता है। इस समय दीवानसी ने एक सस्ता सा सूट और चप्पल पहनी हुई थी। अबीर को याद आता है उसने दीवानसी को हमेशा इन्हीं कुछ गिने चुने कपड़ों में देखा है, लेकिन उसने इस बात पर कभी ध्यान नहीं दिया था। साथ ही दीवानसी ने कोई भी ज्वेलरी नहीं पहन रखी
रखी थी। देवांशी को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो एशिया की सबसे अमीर आदमी की वाइफ होगी। देवांशी के कपड़े मिडिल क्लास फैमिली के जैसे थे। अभीर अब अपना ध्यान देवांशी से हटाकर वापस अपने काम में लगता है। वो वापस अपनी चेयर पर जाकर अपने लैपटॉप में काम करने लगता है। रियांश और मिहिर रुद्र के कैबिन में बैठे थे। उनके साथ आयशा भी मौजूद थी। वो चारों एक साथ सोफे पर बैठ कुछ बात कर रहे थे। रुद्र कहता है, मिहिर भाई, तो आपको क्या लगता है हमें भाई और भाभी को नजदीक लाने के लिए क्या करना चाहिए? मिहिर सोचते हुए कहता है, क्यों ना हम अभीर को भाभी के साथ कहीं बाहर भेज दें, जैसे कि ट्रिप पर। जब वो दोनों अकेले होंगे तो हो सकता है वो दोनों थोड़े करीब आ जाए। रियांश कहते हैं, आइडिया तो तेरा अच्छा है, लेकिन अभीर भाभी के साथ कहीं भी जाने के लिए मानेगा नहीं। तभी आयशा एक स्माइल के साथ कहती है, मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम अभीर और भाभी को हनीमून पर भेज दें। आयशा की बात सुन रुद्र आयशा के हाथ पर चूमते हुए कहता है, वैसे आयशा, हनीमून तो हमने भी नहीं मनाया है, तो क्यों ना हम भी हनीमून पर चले। रुद्र, अपनी बकवास बंद करो और हम जिस बात को करने के लिए बैठे हैं उस पर ध्यान दो। आयशा अपना हाथ रुद्र के हाथों से छुड़ाते हुए हल्के गुस्से और शर्म से कहती है, आयशा, वैसे तुम्हारा आइडिया अच्छा है, लेकिन अब अबीर को मनाएगा कौन? रियांश अपनी बात रखते हुए कहता है। रुद्र के स्माइल के साथ कहता है, रियांश भाई, आप उसकी चिंता मत कीजिए, वो मैं कर लूंगा, लेकिन हमें उनके साथ किसी को भेजना भी होगा। नहीं तो मुझे पूरा यकीन है अबीर भाभी को अकेला छोड़कर अपने ऑफिस के काम में ही लगा रहेगा। अबीर कितना वर्कहोलिक है। मिहिर याद दिलाते हुए कहता है, मिहिर भाई, उसकी चिंता आप मत करो। मैं और रुद्र अबीर और भाभी पर नजर रखने के लिए उनके साथ जाएंगे। वो चारों आपस में इसी तरह बात करते रहते हैं। किस तरह वो अबीर और दीवानसी को पास लाएंगे। दूसरी तरफ शाम के 5 बजे दीवानसी की आंखें धीरे धीरे खुलती है। दीवानसी सोफे पर बैठकर इधर उधर देखते हैं। दीवानसी एक नजर काम करते हुए अबीर को देखते हैं। देवांशी को महसूस होता है कि उसके गाल पर दवाई लगी हुई है। देवांशी अपने गाल पर हाथ लगाते हुए मन में सोचती है, ये मेरे गाल पर दवाई किसने लगाई? कहीं ये इन्होंने नहीं, नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? ये क्यों हमें दवाई लगाएँगे? तो फिर हमें दवाई किसने लगाई होगी? अबीर जो इतनी देर से देवांशी को अपने आप से ही बात करते हुए देख रहा था, अबीर अपना लैपटॉप बंद करके अपनी चेयर से खड़ा होता है। अबीर कैबिन की डोर की तरफ जाते हुए कहता है, लेट्स गो। अबीर के कहने पर देवांशी अबीर को एकटक देखने लगती है। देवांशी को इस तरह खुद को देखता देख अबीर हल्के से गुस्से से कहता है, तुम ही से कह रहा हूँ, अब चलो, यहीं बैठने का प्लान है। अबीर की गुस्से भरी आवाज़ सुनकर देवांशी जल्दी-जल्दी अपना सर हाँ में हिलाकर कहती है, नहीं, नहीं, चलना है। देवांशी और अबीर एक साथ कैबिन से बाहर निकलते हैं। वो दोनों पर्सनल लिफ्ट से अंडरग्राउंड पार्किंग में आते हैं। पार्किंग में अबीर के गार्ड पहले ही गाड़ी लेकर खड़े हुए थे। अबीर आगे बढ़ता है तो एक अबीर के लिए कार का गेट ओपन करता है। अबीर जाकर कार की बैक सीट पर बैठ जाता है, लेकिन देवांशी अबीर के साथ नहीं बैठती। देवांशी के कार में ना बैठने पर अबीर गुस्से से कहता है, अब क्या तुम्हें इनविटेशन दूं? अबीर की इनविटेशन वाली बात सुनकर देवांशी मासूमियत से पूछती है, इनविटेशन पर किस चीज का? देवांशी की बिना सर पैर वाली बातें सुनकर अब अबीर का गुस्सा बढ़ने लगा था। क्या तुम बचपन में सर के बल कहीं गिर गई थी? चुपचाप आकर कार में बैठो, वरना। अबीर की धमकी सुनकर देवांशी जल्दी से आकर कार में बैठ जाती है। गार्ड भी अपनी कार्स में जाकर बैठ जाते हैं। कुछ ही देर में गाड़ियों का काफिला वहां से निकल जाता है। सभी गाड़ियां सड़क पर तेज रफ्तार में दौड़ रही थी। वहीं कार के भीतर कुछ अलग ही माहौल था। देवांशी कार में अबीर से दूर गेट से चिपक कर बैठी हुई थी। वहीं अबीर देवांशी को लगातार घूर रहा था। देवांशी अबीर से इतनी डरी हुई थी कि वो सांस भी नहीं ले रही थी, जिसके कारण उसका चेहरा भी लाल पड़ने लगा था। अबीर देवांशी को घूरते हुए कहता है, सांस लो। अबीर के कहने पर देवांशी जल्दी जल्दी सांस लेने लगती है। देवांशी की अजीब हरकतों को देखकर अबीर अपने मन में कहता है, ये लड़की पूरी तरह से पागल है। साथ ही अबीर के चेहरे पर एक हल्की स्माइल भी मौजूद थी। कुछ ही देर में उनकी गाड़ी एक बहुत बड़े मॉल के बाहर आकर रुकती है। अबीर अपना कोट ठीक करते हुए कार से बाहर निकलता है। अबीर के पीछे पीछे देवांशी भी कार से बाहर निकलती है। देवांशी बड़ी गौर से उस शॉपिंग मॉल को देख रही थी, जो दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर था। अबीर शॉपिंग मॉल में एंटर करता है। देवांशी भी अबीर के पीछे पीछे चल रही थी। साथ ही उनके गार्ड्स ने उन्हें चारों तरफ से घिरा हुआ था। कुछ ही पलों में वो एक क्लॉथ स्टोर के भीतर खड़े थे। अबीर की गाड़ी स्टोर के बाहर ही खड़े थे। उन्होंने पहले ही पूरे स्टोर को खाली करवा दिया था। अबीर अपने पास में खड़ी शॉप अटेंडेंट से कहता है, इसके लिए अच्छे से अच्छे कपड़े दिखाओ। अबीर की बात सुनकर वो अटेंडेंट कहती है, आई एम सॉरी सर, लेकिन आप किसकी बात कर रहे हैं? उस अटेंडेंट की बात सुनकर अबीर अपनी साइड में देखता है, जहाँ इसमें देवांशी नहीं थी। देवांशी को अपनी साइड में न देखकर अबीर अपना सरनामे हिलाकर एक कदम पीछे साइड हो जाता है, जिसके कारण देवांशी, जो अबीर के पीछे पूरी तरह से छिपी हुई थी, वो अब सभी के सामने थी। वहां मौजूद शख्स देवांशी की ब्रेथ टेकिंग ब्यूटी को देखकर शॉक था। स्टोर में मौजूद लड़कियों को देवांशी की नेचुरल ब्यूटी से जलन हो रही थी, लेकिन वो लड़कियां देवांशी की ब्यूटी की तारीफ नहीं कर सकती थी, और इसका कारण था अबीर से निकलने वाला भयानक ऑरा। अबीर जाकर पास ही में रखे एक सोफे पर बैठ जाता है। साथ ही उसने देवांशी को भी अपनी साइड में बिठाया हुआ था। कुछ ही समय में वो लड़कियां बहुत सारी वेस्टर्न ड्रेसेस लाकर देवांशी के सामने रख देती है, जो कि बहुत ज्यादा रिवीलिंग थी। अबीर उन रिवीलिंग ड्रेस को देखकर उन्हें वापस ले जाने को कहता है और इंडियन लाने को कहता है, जो रिवीलिंग ना हो। कुछ ही समय में देवांशी के आगे बहुत सारी इंडियन कलेक्शन रखे हुए थे। अबीर उनमें से एक व्हाइट कलर की ड्रेस निकाला, उसे देवांशी को पकड़ाते हुए कहता है, जाओ जाकर चेंज करके आओ। क्या ये मेरे लिए है? देवांशी ने ये शब्द उस ड्रेस को देखते हुए बहुत मासूमियत से कहे थे।
जो इस समय अबीर के हाथों में थी। इस समय देवांशी की उन नीली आँखों में चमक साफ-साफ देखी जा सकती थी, जो उस ड्रेस के लिए थी, लेकिन उसकी जुबान अभी भी शांत थी। अबीर देवांशी की आँखों में उस चमक को साफ-साफ देख सकता था, इसीलिए वो अपने सर को धीरे से हिला देता है। कुछ समय बाद देवांशी वो ड्रेस पहनकर चेंजिंग रूम से बाहर निकलती है। इस समय उस व्हाइट ड्रेस में वो सच में स्वर्ग से उतरी अप्सरा लग रही थी। अबीर जो अपनी मोबाइल में कुछ मेल को चेक कर रहा था, देवांशी के पैरों की आवाज़ सुनकर वो अपना सर उठाकर देवांशी को देखता है। वहाँ मौजूद हर पर्सन सिर्फ देवांशी को ही देख रहा था। अबीर तो अपनी नज़रें देवांशी से चाहकर भी नहीं हटा पा रहा था। सी रियली डैम सो प्रीटी। अबीर अपने आप को देवांशी की तारीफ करने से नहीं रोक पाता। देवांशी सभी की नज़रें अपने ऊपर फील कर अब अनकंफर्टेबल महसूस करने लगी थी, जिसे अबीर ने महसूस कर लिया था। अबीर अपनी नज़रें देवांशी से हटाकर वहाँ खड़े सभी लोगों को गुस्से से घूरता है, तो वो सभी अपनी नज़रें नीची कर लेते हैं। किसी और का देवांशी को देखना ये चीज़ अबीर को गुस्सा दिला रही थी। वो नहीं जानता था ऐसा क्यों था, लेकिन वो नहीं चाहता था कोई और देवांशी को देखे। शायद अबीर को अब देवांशी से प्यार होने लगा था। देवांशी धीरे-धीरे चलकर अबीर के पास आती है, जो देवांशी के लिए ड्रेसेस सिलेक्ट कर रहा था। देवांशी अपने दोनों हाथों की उँगलियों को एक दूसरे में उलझाकर अबीर से कुछ कहने की हिम्मत जुटा रही थी। बहुत देर तक हिम्मत जुटाने के बाद देवांशी अबीर से कहती है, "क्या आपने ये मेरे लिए लिया है?" अबीर देवांशी की तरफ बिना देखे अपना सर बस हाँ में हिला देता है। अबीर कपड़ों के कलेक्शन से बहुत सारी ड्रेस सेलेक्ट कर उन्हें पैक करने को कहता है। देवांशी जल्दी से कहती है, "मुझे इतनी सारे कपड़ों की ज़रूरत नहीं है। मेरे लिए ये एक ही काफ़ी है। मैं इसमें बहुत खुश हूँ।" अबीर को अपने लिए इतनी सारी ड्रेसेस खरीदता देख देवांशी घबरा रही थी। "क्या मैंने तुमसे तुम्हारी राय माँगी है? नहीं ना, तो चुप रहो और कार में बैठने तक तुम्हारे मुँह से एक भी आवाज़ नहीं निकलनी चाहिए, नहीं तो।" अबीर देवांशी को डराने के लिए अपनी बात अधूरी ही छोड़ देता है। देवांशी भी अबीर की बातों से डर कर अपने मुँह पर उँगली रख लेती है। कपड़े खरीदने के बाद अबीर देवांशी को फुटवियर सेक्शन में ले जाता है। वहाँ से देवांशी की ड्रेस से मैचिंग फ्लेट सैंडल पसंद करता है। अभीर देवांशी को एक स्टूल पर बिठाकर अपने हाथों से देवांशी को सैंडल पहनाता है। अभीर देवांशी के लिए और बहुत सी ड्रेस से मैचिंग सैंडल, हील, स्किन केयर खरीदता है। साथ ही वो देवांशी के लिए बहुत से एक्सेसरीज भी खरीदता है। देवांशी के लिए पूरी शॉपिंग करने के बाद अभीर बिल काउंटर पर बिलिंग करवाकर सारा सामान विला पहुंचाने के लिए कह देता है। शॉपिंग करने के बाद देवांशी और अभीर कार में वापस मेंशन के लिए जा रहे थे। देवांशी बार-बार अपनी आँखों के किनारे से अबीर को देख रही थी। अबीर भी देवांशी की ये सारी हरकतें देख रहा था। देवांशी अबीर से कहती है, वो देवांशी की बार-बार एक ही शब्द को रिपीट करने के कारण अबीर देवांशी को टोकते हुए कहता है, "पहले तो तुम ये हकलाना बंद करो और जो भी कहना है साफ-साफ कहो।" वो ये क्या कह रही थी? "आपका थैंक यू जो आपने मेरे लिए किया। ऐसे पहले हमें किसी ने हमारे लिए नए कपड़े नहीं लाए थे। आप वो पहले हैं जिन्होंने हमें नए कपड़े दिए हैं। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।" एक तेज़ आवाज़ के साथ कार एएस मैंसन के सामने आकर रुक जाती है, जिससे देवांशी अपने सेंस में वापस आती है। अभी थोड़ी देर पहले देवांशी ने जो भी कहा था, वो सिर्फ़ उसका एक वहम था। अभीर कार से बाहर निकलकर देवांशी की साइड का गेट खोलकर कहता है, "अब क्या तुम्हें बाहर आने के लिए भी कहना होगा? कार से बाहर आओ।" अभीर की डाँट सुन देवांशी जल्दी से कार से बाहर निकलकर अभीर के पीछे-पीछे मैंसन के अंदर चली जाती है। बाहर खड़े सभी गार्ड और ड्राइवर तो अभी-अभी जो हुआ उसे शॉक में ही खड़े थे। एक गार्ड दूसरे गार्ड से कहता है, "यार क्या अभी बॉस ने लेडी बॉस के लिए कार का दरवाज़ा खोला?" दूसरा गार्ड भी अपनी आँखों के बार-बार झपकाते हुए कहता है, "हाँ यार, पर मैंने तो सुना था बॉस तो मैडम को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। जो सुना है उसे छोड़ और जो आँखों से देखा है उस पर विश्वास कर और मुझे तो पूरा यकीन है, अब यही हमारी लेडी बॉस है।" अभीर और देवांशी लिविंग हॉल में पहुँचते हैं तो वहाँ रेयांश, रुद्र और आयशा पहले से ही मौजूद थे। वो तीनों आपस में कुछ खुसर-फुसर कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उनकी नज़र अभीर और देवांशी पर जाती है, वो तीनों शांत बैठ जाते हैं। आयशा देवांशी को देख उसकी तारीफ करते हुए कहती है, "वाओ भाभी, इस ड्रेस में आप कितनी क्यूट लग रही हो।" रुद्र और रियांश तो बस मुंह खोले देवांशी को ही देख रहे थे। अभीर सभी को इग्नोर कर सीधा अपने कमरे में चला जाता है। अभीर सबसे पहले फ्रेश होकर एक लोअर और टी-शर्ट पहनकर अपने बालों को पोंछता हुआ बाथरूम से आता है। अभीर ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर अपने बाल बनाने लगता है। तभी कमरे का डोर ओपन होता है। उसमें से देवांशी अपना छोटा-सा सर बाहर निकाल कर पूरे कमरे को देखती है। अभीर देवांशी की हरकत शीशे में से देख रहा था। अभीर को अपने बाल बनाते हुए देख देवांशी कमरे में एंटर करती है। अपने छोटे-छोटे कदम लेते हुए अभीर के पीछे जाकर खड़ी हो जाती है। अभीर बिना पलटे अभीर भी देवांशी को शीशे के थ्रू देख रहा था। देवांशी थोड़ा हिचकते हुए अभीर से कहती है, "आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच आपने जो आज मेरे लिए किया।" बोलकर देवांशी जल्दी से उल्टे पाँव कमरे से भाग जाती है। अभीर पलटता तब तक देवांशी जा चुकी थी। अभीर अपनी स्टडी रूम में बैठकर अपने ऑफिस से रिलेटेड काम कर रहा था। तभी अभीर का फ़ोन रिंग करता है। अभीर के मोबाइल पर दादी शो हो रहा था। अभीर कॉल उठाकर अपने कान से लगाकर हेलो करता है। दूसरी तरफ अभीर की दादी गुस्से से कहती है, "इतने दिन हो गए पर तू नालायक, तूने एक कॉल तक नहीं किया। दादी अब कैसी है?" "जिंदा हूँ और बिल्कुल सही सलामत हूँ। पर तुझे क्यों मेरी चिंता होने लगी?"
तेरे पास तो इतना भी टाइम नहीं है कि आकर तेरी इस बूढ़ी दादी से मिल ले। अभी मोबाइल को अपने कानों से दूर करे एक स्माइल के साथ मोबाइल की स्क्रीन को देखकर मोबाइल को वापस कान से लगाकर कहता है, दादी आप कैसी बात कर रही हैं? मुझे आपकी बहुत चिंता है। चल चल झूठ मत बोल, मुझे सब मालूम है तुझे मेरी कितनी चिंता है। तू ये बता मेरी बहू को कब लेकर आ रहा है? उस बच्ची को सिर्फ तेरी शादी के दिन ही देखा था, अब मर जाऊंगी तब लेकर आओगे? अभीर दादी को समझाते हुए, दादी आप कैसी बातें कर रही है? मुझे आपकी बहुत चिंता है, आप ऐसी फालतू बातें करना बंद करिए। दूसरी तरफ से दादी की चिड़ी हुई आवाज़ आती है, अच्छा अच्छा ठीक है, मुझे मालूम है तुझे मेरी बहुत चिंता है। वो सब छोड़, मुझे अभी मालूम चला है तू मेरी बहू को कहीं भी घुमाने नहीं लेकर गया है। तू कान खोल कर सुन, तू मेरी बहू को कहीं बाहर घुमाने हनीमून पर लेकर जाएगा। मैंने रुद्र से बात कर ली है, सारी अरेंजमेंट वो देख लेगा और ऑफिस का काम कुछ दिनों के लिए तेरे दादाजी हैंडल करेंगे। अपनी दादी की बात सुनकर अभीर चौंकते हुए कहता है, पर दादी तू चुप कर, पर कुछ नहीं। और हाँ, ये मेरा आखिरी फैसला है, अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुझसे कभी भी बात नहीं करूंगी, समझ गया? अभीर के पास जब कोई ऑप्शन नहीं बचता तो अभीर को ना चाहते हुए भी हाँ करनी पड़ती है। अभीर के मानते ही दूसरी तरफ से दादी खुश होते हुए कहती है, अच्छा ठीक है, अब मैं कॉल रख रही हूँ, तो अपना और मेरी बहू का ध्यान रखना। फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लग रही है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।